मध्यकालीन राजनीतिक विचारकों में आज हम एक ऐसे राजनीतिक विचारक का अध्ययन करेंगे जिन्होंने मध्यकाल में प्रचलित राजनीतिक विचारों से एकदम परे जाके ऐसा राजनीतिक विचार प्रस्तुत किया जो तत्कालीन राजनीतिक विचारकों से बिल्कुल अलग था और बहुत से दृष्टि में वह राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले वैचारिक क्रांति का पूर्वाभास या उसका राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले वैचारिक परिवर्तन का एक आरंभ हम कह सकते हैं। वो विचारक मार्सिलियो डी पेडुआ थे जिन्होंने मध्यकाल युग में चर्च के सत्ता का पूर्ण रूप से बिना किसी लाग लपेट और हिचकिचाहट के विरोध किया और धर्म सत्ता के ऊपर राज सत्ता को श्रेष्ठता प्रदान की। हम जानते हैं कि उससे कुछ समय पूर्व ही संत थॉमस एक्विनोस हुए थे जिन्होंने राज्य की भूमिका को स्वीकार किया और उसे राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में श्रेष्ठता भी प्रदान की, परंतु उन्होंने धार्मिक कार्य क्षेत्र में पूर्णतः श्रेष्ठ चर्च को माना और चर्च के कई मुद्दों का उन्होंने समर्थन भी किया। कई मामलों में एक्विनोस राज्य की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं भी करते थे, परंतु जब हम उनके कुछ समय बाद ही पैदा हुए मार्सिलियो डी पेडुआ का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उन्होंने पूर्णतः राज्य की सर्वोच्चता को स्वीकार किया और चर्च को राज्य के एक अंग के रूप में या उसके पूर्णतः प्रशासनिक रूप से पूर्णतः उसके अधीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह बड़ा महत्वपूर्ण वैचारिक परिवर्तन था जिसने आगामी आने वाले दिनों में राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्सिलियो पेडुआ का जन्म 1285 के आसपास इटली के पेडुआ नगर में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा चिकित्सा शास्त्र, कला और कानून के क्षेत्रों में प्राप्त की। उसके पश्चात वह पेरिस विश्वविद्यालय में रेक्टर बन गए और उन्हें आर्क बिशप ऑफ मिलान भी बनाया गया, परंतु वो पद उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसके कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी कई रचनाएं भी प्रस्तुत की और उन रचनाओं में दो प्रमुख रचनाएं प्रमुख है, डिफेंसर पेसिस और डिफेंसर माइनर। इन रचनाओं के निर्माण ने उनके क्रांतिकारी विचारों को संपूर्ण यूरोप में फैलाया और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक नई धारा उत्पन्न की, जहां से वह धारा आगे आने वाले समय में लोकतंत्र की ओर, धर्मनिरपेक्ष राज्य की ओर और राष्ट्रीय राज्यों के विचार के प्राबल्य की ओर अग्रसर हुई। इन विचारों के क्रांतिकारी प्रणेता के रूप में मार्सिलियो पेडुआ थे जो उस मध्यकाल में उत्पन्न हुए थे जहां चर्च की सर्वोच्चता थी और उसी सर्वोच्चता को उन्होंने चुनौती देते हुए चर्च को पूर्णतः राज्य के अधीन माना। मार्सिलियो पेडुआ का निधन 1342 ईसा में हो गया
अर्थात वो भी 57 साल की उम्र में इस संसार से विदा हो गए। दो प्रमुख विचारक, चाहे वो एक्विनोस रहे हों चाहे मार्सिलियो डी पेडुआ रहे हों, अपने जीवन में बहुत लंबा जीवन उन्होंने नहीं जिया, परंतु जो भी जिया वह राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन विचारकों के विचारों से आने वाले समय में एक जो अलग जगी, वह पूर्ण रूप से राजनीति को एक नई दिशा देने में समर्थ हुई। मार्सिलियो डी पेडुआ की दो रचनाएं हैं, डिफेंसर पेसिस और डिफेंसर माइनर। डिफेंसर पेसिस की जब रचना हुई 1324 में, उसके कुछ समय पश्चात ही पोप ने, यानी 2 साल बाद ही 1326 में मार्सिलियो डी पेडुआ को धर्म से बहिष्कृत कर दिया, क्योंकि उसमें चर्च की प्रखर आलोचनाएं और उसमें पर्याप्त भ्रष्टाचार को उकेरा गया था, और साथ ही राज्य को सर्वोच्चता प्रदान करते हुए चर्च को दरकिनार कर दिया गया था। इन सब के मध्य पेडुआ को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। चर्च से बहिष्कृत करने, धर्म से बहिष्कृत करने के पश्चात और पोप का विरोध करने के कारण उनको अपना राज्य छोड़ के भागना भी पड़ा। उन्होंने जर्मनी के एक छोटे से राज्य में शरण ली और वहाँ के शासक ने उनके क्रांतिकारी विचारों का समर्थन भी किया, क्योंकि वह राज्य की सत्ता का समर्थन करते थे। और इस तरह से पेडुआ ने अपने विचारों से बिना समझौता किए हुए निरंतर रूप से वो राजनीतिक विज्ञान को नई दिशा देते रहे। डिफेंसर पेसिस जो प्रमुख रचना है उनकी, वह 3 भागों में विभक्त है। और प्रथम भाग राज्य की उत्पत्ति, राज्य के विकास संबंधी विभिन्न सिद्धांतों की बात करता है। दूसरा भाग चर्च और धर्म की भूमिका और उसकी ऐतिहासिक रूप से जो उसकी प्रणाली रही है उसका विवेचन करता है। और तीसरा भाग इन दोनों के परस्पर संबंधों और उसके आधार पर उनके निकाले गए निष्कर्षों पर आधारित है। डिफेंसर माइनर जो उनकी रचना थी वो काफ़ी समय बाद आई, और उसमें डिफेंसर पेसिस के संदर्भ में भी कई व्याख्याएं और संशोधन किए गए थे। मार्सिलियो डी पेडुआ के विचार ऐसे क्यों बने कि चर्च की शक्तियों को कम किया जाना चाहिए, धर्म की भूमिका को कम किया जाना चाहिए? तो उसका मूल आधार बनता है इटली की तत्कालीन दशा। रोम इटली में था, इटली में ही पेडुआ का जन्म हुआ था, मार्सिलियो डी पेडुआ का जन्म हुआ था। और इटली में चर्च की भूमिका को, उसके भ्रष्टाचार को, उसके अत्याचारों को, उसकी निर्दयता को उन्होंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा था। इन सब ने उनके मन में चर्च के प्रति और उसके कार्यों के प्रति एक घृणा सी उत्पन्न कर दी, और उसकी भूमिका को वो सीमित करने के बड़े पक्षधर हो गए। इसके साथ ही तत्कालीन समय में जो राजाओं और चर्च के बीच संघर्ष चला, उसने भी उनके राज्य संबंधी अवधारणा को सुनिश्चित करने में योगदान दिया। तत्कालीन पोप के एक शिष्य और उनके एक दूत बर्नार्ड साइसेट का किसी से व्यक्ति से झगड़ा हुआ, तो उस संदर्भ में दूत को दोषी पाते हुए उनको सजा दी गई। इसको पोप ने स्वीकार नहीं किया, और राजा की सजा के विरोध में उसने कई धर्माधिकारियों को राज्य को दिया जाने वाला टैक्स देने से मना करवा दिया। इससे दोनों के बीच में तनाव बढ़ गया, और फिर पोप ने एक धर्म गोष्ठी का आयोजन करके यह ऐलान करवाया कि चर्च राज्य से सर्वोच्च है और चर्च की महत्ता को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके विरोध में शासक ने
दो अलग धर्म गोष्ठियाँ करवाई और उसमें चर्च के भ्रष्टाचार और भूमिका को उभारा गया और चर्च को कई मामलों में राज्य से निम्नतर स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। इन सब के उपरांत शासक ने एक सेना भी भेजी जो इटली के रोम में गई और वहाँ पे पोप को घेरने की भी कोशिश की। इसके पश्चात पोप को हृदयाघात या दुख से उनका निधन भी हो गया। इन सब के मद्देनज़र मार्सिलियो डी पेडुआ का मत ये बना कि चर्च जो कर रहा है उसकी जो भूमिका है वह सही नहीं है, उसे नियंत्रित करना आवश्यक है और राजा अगर सुदृढ़ हो तो उसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। और इटली के पराभव को रोकने के लिए और यूरोप के अंदर धर्म संबंधी जो अंधविश्वास पैदा हो गए हैं उनको समाप्त करने के लिए ये सब चीज़ें अत्यावश्यक है। इन सब कारणों से उसकी ये भूमिका बनी कि चर्च की शक्तियों को समाप्त किया जाना चाहिए और राज्य की शक्तियों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इसके अलावा वह एवरोस्ट नामक विचारधारा से प्रभावित हुआ जब वो पेरिस विश्वविद्यालय में था और जो राजतंत्र का समर्थन करती थी, राजा की शक्तियों को बढ़ाने का समर्थन करती थी। इस कारण भी पेडुआ राजतंत्र का समर्थक हुआ। अरस्तु के दर्शन ने उसे काफ़ी हद तक प्रभावित किया, परंतु यह महत्वपूर्ण चीज़ है कि जहाँ एक्विनोस अरस्तु के कई धार्मिक विचारों और को ग्रहण करता है और उसके अनुसार चीज़ों की व्याख्या करता है, वहीं मार्सिलियो डी पेडुआ धर्म के स्थान पर उसके जो भौतिक जगत संबंधी अवधारणाएं हैं, राज्य के जब भौतिक स्वरूप है उसकी अधिक प्रभावित होता है और उसके अनुसार राज्य की शक्तियों के संदर्भ में विचार करता है। इस महत्वपूर्ण चीज में हम ये भी सीखते हैं कि व्यक्ति की शिक्षा जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार से उसकी सोच निर्मित होती है। एक्विनोस की शिक्षा धर्म आधारित थी, वह मास्टर ऑफ थियोलॉजी की शिक्षा प्राप्त की थी उसने। यह चर्च से उसका व्यापक संबंध था एक्विनोस का, तो उसने कई बातों में चर्च की महत्ता को स्वीकार किया था। इसके विपरीत पेडुआ की शिक्षा कानून और चिकित्सा से संबंधित रही। बड़े पैमाने पर उसने चर्च का विरोध किया और अरस्तु से वो विचार ग्रहण किए जो उसके राज्य संबंधी अवधारणाओं को और भौतिक जगत संबंधी अवधारणाओं में राज्य की भूमिका को ज़्यादा महत्वपूर्ण करते थे। अतः इन सब चीज़ों का प्रभाव मॉन्टेस्क्यू पे पड़ा, मार्सिलियो डी पेडुआ पे पड़ा और उनका सोच और निर्णय उस आधार पर तैयार हुआ। अगर हम उनके विभिन्न विचारों की बात करें तो राज्य संबंधी विचारों की दृष्टि से हम ये पाते हैं कि मार्सिलियो डी पेडुआ राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन करते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से राज्य को सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ संस्था बताया और उसके अन्य सभी राज्य के अंगों को उसके अधीन बताया। अर्थात चाहे चर्च हो चाहे अन्य कोई समुदाय हो, वह स्पष्ट रूप से राज्य के अधीन है। पेडुआ के अनुसार राज्य एक सजीव संगठन है जिसका निरंतर विकास होता है और इस संदर्भ में वह अरस्तु के समीप चले जाते हैं और अरस्तु ने जिस प्रकार राज्य को मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक आवश्यक साधन माना, उसी प्रकार पेडुआ भी राज्य को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन मानते हैं। अर्थात राज्य का निर्माण स्वाभाविक रूप से हुआ है, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार किया है। जिस प्रकार परिवार का विकास हुआ, जिस प्रकार परिवार बना और परिवार व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है परिवार सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, तो फिर नगर राज्यों का विकास होता है, एक प्रशासनिक प्रणाली का विकास होता है। तो परिवार से फिर नगर राज्यों की उत्पत्ति हुई। इस संदर्भ में वह अरस्तु के समीप चले जाते हैं। इसी प्रकार हम पाते हैं कि अरस्तु से सामीप्य भी है, परंतु कुछ मामलों में अरस्तु से परे भी जाते हैं।
अरस्तु राज्य के संदर्भ में पारलौकिक भूमिका का इतना महत्व नहीं मानता जितना कि महत्व मार्सिलियो डी पेडुआ दे देते हैं। मार्सिलियो डी पेडुआ के अनुसार दो लक्ष्य होते हैं, भौतिक और पारलौकिक। राज्य की भूमिका भौतिक लक्ष्यों तक है और भौतिक लक्ष्य की और भौतिक आधारों की आवश्यकता की पूर्ति राज्य करता है, जबकि पारलौकिक आवश्यकताओं में चर्च अपनी भूमिका निभा सकता है। परंतु चर्च का क्षेत्र केवल वहीं तक सीमित है, उसके आगे चर्च को नहीं जाना चाहिए और चर्च के कई मामलों के नियमन का अधिकार भी वह राज्य को देते हैं। उनके अनुसार ऐहिक जीवन का परिचय दर्शन शास्त्र से और पारलौकिक जीवन का परिचय धर्मशास्त्र से होता है, और दर्शन शास्त्र का संबंध बुद्धि और विवेक से है, जबकि पारलौकिक जीवन से संबंधित धर्मशास्त्र का संबंध श्रद्धा और विश्वास से है। राज्य के संदर्भ में उसकी कई भूमिकाएं निर्धारित करते हैं और राज्य को 6 वर्गों में वह बांट देते हैं, जिसमें कि प्रमुख है किसान, कलाकार और आर्थिक वर्ग, सैनिक वर्ग, पादरी वर्ग और विधायक। इन 6 वर्गों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। 6 वर्ग राज्य के अधीन है और इन 6 वर्गों पर राज्य पूर्णतः नियंत्रण रखता है एवं पादरी वर्ग भी राज्य के पूर्णतः नियंत्रण के अंतर्गत है। वह उन्हें सजा भी दे सकता है और उनसे आवश्यकता अनुसार कार्य भी ले सकता है, विभिन्न कार्यों का नियमन भी कर सकता है। वह राज्य को आर्थिक आधार पर विभिन्न नियोजन संबंधी अधिकार भी देते हैं। वह श्रम संबंधी मानकों को भी तय करने का दायित्व देते हैं। वह यह भी कहते हैं कि राज्य को अर्थ पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अगर आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं रखा तो अव्यवस्था में वृद्धि होगी और अव्यवस्था में वृद्धि होगी तो फिर राज्य में क्रांति और विद्रोह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अतः इस संदर्भ में कुछ विचारक, हंसा जैसे कुछ विचारक यह भी मानते हैं कि वह एक तरह से मार्सिलियो डी पेडुआ कहीं न कहीं समाजवादी विचारों की तरफ रुझान रखते हैं। राज्य के संदर्भ में वह लोग राजतंत्र का समर्थन करते हैं, परंतु राजतंत्र में वह निर्वाचित राजतंत्र को मुख्यता देते हैं, अर्थात वह कहीं न कहीं निर्वाचित राजतंत्र जनता द्वारा होगा तो कहीं न कहीं वह जनतंत्र की एक पूर्व अवधारणा का भी समर्थन कर देते हैं। हालांकि उन्होंने राजतंत्र और वैध राजतंत्र को ही श्रेष्ठ माना है, निर्वाचित राजतंत्र को श्रेष्ठ माना है, परंतु जब राजतंत्र में निर्वाचन की भूमिका पर वे बल देते हैं तो उसका तात्पर्य हम यह भी ले सकते हैं और लेना भी चाहिए कि उनकी दूरदर्शिता थी कि वह राज्य में लोगों की भूमिका, जनता की भूमिका पर बल